अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है और हुकूमत फिलहाल महंगाई का सैलाब रोकने में नाकाम नजर आ रही है। IMF से डील ना होने की वजह से कारोबारी तबके में इज़्तिराब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सनतों पर आयद करदा सुपर टैक्स के असरात भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। लोड शेडिंग एक और बड़ी वजह है कि मुल्क की टेक्सटाइल सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 300 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, जबकि $1 अरब से ज़ायद के ऑर्डर्स हाथ से निकल चुके हैं। इस सूरत हाल में महंगाई के ताज़ा आदाद शुमार आए हैं जो कि मज़ीद होशरुबा हैं। इदारा शुमारियात के हफ्तावार आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ है। इन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह 33.66% की सतह तक पहुंच गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजीद 1.32% इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में 30 अशियाए ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते में 5 अशिया सस्ती हुई, 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पेट्रोल 6.36% और डीजल 5% महंगा हुआ। LPG 2.33% महंगी हुई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बिजली और तेल की हालिया कीमतों के तनाज़ुर में मुल्क में महंगाई की शरह 35 से 40% तक जाने का खदशा जाहिर करते हुए उम्मीद की है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो हुकूमत इसको अवाम तक मुंतकिल भी करेगी। लेट्स वॉच हिम। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है। आप देखेंगे कि ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ये इस वक्त जो है पिछले हफ्ते 32% से बढ़ गई। 32% ये रिकॉर्ड है। और आप देखेंगे ये प्राइस इंडेक्स 40% तक जाएगी, 35 से 40 अगले चंद हफ्तों में, जब इन्होंने आपके ऊपर तेल जो है वो और बढ़ाना है, PDL वगैरह। थोड़ा सा मेरे ख्याल में रिलीफ मिलने वाला है, जो कि अल्लाह करे कि अगर रिलीफ मिलता है इंटरनेशनल प्राइसेस से हम तो उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए हम चाहेंगे फिर ये प्राइसेस कम करें। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने आलमी मार्केट में अशियाए ज़रूरत की कीमतों में कमी के रुझान को देखते हुए कौम को आगाह किया है कि पाकिस्तान में खुर्दनी तेल और आटे की कीमत में जल्द कमी आ जाएगी। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। घी और तेल की जो कीमतें इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड पे आ गई थी, $1700 पर टन पे पहुंच गई थी, वो अब गिर के वापस $1000 टन पे आ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100 और 150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 350, 350, 450 रुपये किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। आटा और चीनी तो हुकूमत वैसे भी यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन से तो सस्ता बेच ही रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कौम को ये खबर भी सुनाई कि IMF से बातचीत भी जल्द मुकम्मल होगी। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। चीन ने हमको $2.4 बिलियन दिए, दूसरी री रोल्स हुए हैं, तो हमारे अब रिजर्व्स इंशाअल्लाह ताला बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। IMF से बात हो जाएगी तो मजीद बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। IMF के बारे में मैं कहता चलूं कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो जाएगा। हसन खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। महंगाई की हफ्तावार शरह 33.66% पर पहुंच गई। कल गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि इस साल महंगाई 18 से 20% रहेगी। ऑब्वियसली आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, वो अलग फिगर्स देते हैं, लेकिन दोनों ही फिगर्स किसी भी तरीके से लोगों को रिलीफ पहुंचाने वाले नहीं हैं। ये किस हद तक जाती हुई नजर आ रही है आपको इन्फ्लेशन, कंसिडरिंग कि अब ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं इंटरनेशनली? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है अभी तो महंगाई हमें ऊपर जाते हुए ही नज़र आ रही है, और ये भी एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि हुकूमत वक्त की हमेशा कोशिश होती है कि वो महंगाई को कम से कम करके बताए। अगर आप बजट में देखें तो एस्टिमेट्स बहुत कम थे, अब ये 18-20 की बात कर रहे हैं। ये तमाम जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, अपना जो हफीज़ पाशा साहब, उनका भी गालिबन ख्याल कोई 23-24% के करीब था, मुझे वो फिगर भूल गया है, लेकिन उसके बाद से मजीद कई स्टेप्स लिए गए हैं, तो लगता यही है कि ये काफ़ी ऊपर जाएगी। जो तेल की कीमत की आपने बात की ना, देखिए तेल की कीमतें तो आलमी मंडी में अगर नीचे भी आएंगी, जैसे अभी रिसेंट फोरकास्ट है, तो डिपेंड ये करता है कि क्या ये जो तेल की कीमतों में कमी है ये हुकूमत आवाम को पास ऑन करती है क्या। अगर तो पास ऑन करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस में कमी आएगी, लेकिन अगर वो उसको अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए यूज़ करें और PDL भी उसी पर रखें और प्राइस इंक्रीज पास ऑन ना करें, तो फिर जाहिर है कि इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो दो बुनियादी बातें हैं ना, देखिए वो ये है, एक ये है कि मिस कम्युनिकेशन, मिस परसेप्शन और
وار آف نیریٹیوز کہ پچھلے 3 سال میں جو آج کی حکومت اس وقت کی اپوزیشن تھی انہوں نے لوگوں کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن سیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت بڑے مشکل وقت سے گزری تھی, بہت مشکل فیصلے بھی لیے, لیکن ہر جگہ, اور یہ کوئی مطلب ہماری میموری اتنی بھی ویک نہیں ہے, مطلب پیٹرول 2 روپے بڑھنا, 4 روپے بڑھنا, ہر دفعہ اعتراض کرنا, ہم نے بتانا کہ یہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پی ڈی ایل کو ہم 0 پہ لے آئے, سیلس ٹیکس کو 0 پہ لے آئے. لیکن اس وقت جو میڈیا کا بھی رویہ تھا, اس وقت ایک اپوزیشن کا بھی شور تھا, اور ایک یہ امپریشن دیا گیا کہ جیسے کوئی پرفیکٹ سلوشن ہے جو کہ نہیں لیا جا رہا. حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی, ہم لوگ بہترین ڈیسیجن لے رہے تھے. اب جب یہ گورنمنٹ آئی تو 2-3 ان کے لیے مسائل ہو گئے. ایک تو جو جھوٹ بولے ہوئے تھے وہ آگے آ گئے کیونکہ اب کوئی پرفیکٹ ریسیپی نہیں تھی. دوسرا, کولیشن اتنا ویک اور کمپرومائز تھا کہ جو فیصلے لینے چاہیے تھے وہ بھی نہیں لیے. اور تیسرا یہ تھا کہ اکانومی سم ہاؤ پرائرٹی بھی نہیں ہے. پرائرٹی اور تھی, نیب کے قوانین میں تبدیلی تھی, الیکشن قوانین میں تبدیلی تھی, اور چیزیں ہیں, تو وہ پرائرٹی بھی نہیں ہے. اب ملک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سب سے خطرناک چیز مجھے نظر آتی ہے, ایک تو یہ جو سپر انفلیشن ویو آ رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی قسم کی معیشت کو چلانے کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی. یعنی ایسا ہو نا کہ آپ کی ایک اسٹریٹجی ہو کہ جی مہنگائی تو ہو رہی ہے لیکن ہم یہ 2-3 سیکٹرز ہیں جن کو سپورٹ کریں گے اور یہ اکانومی کو آگے لے کے جائیں گے. تو اگر آپ کی گروتھ بالکل نیچے آ گئی, اگر آپ خدا نہ خواستہ ریسیشن میں چلے گئے, تو اگر معیشت چلے گی نہیں تو لوگ ٹیکس کیسے دیں گے؟ لوگوں کی ایک بڑی بنیادی یہ غلطی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکس کا ریٹ بڑھائیں تو ٹیکس بڑھ جاتا ہے, لیکن یہ نہیں وہ ذہن میں رکھتے کہ جب ایک حد سے زیادہ مہنگائی ہوگی, لوگوں کی ڈیمانڈ بہت تیزی سے نیچے جاتی ہے, تو نہ گروتھ ہوگی, نہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا, اور یہ ریسیشن جو ہے یہ ملک کو بہت پیچھے لے کے جا سکتا ہے. تو اس وقت معاشی طور پہ ملک بہت سنگین جو بحران کا شکار ہے. ٹھیک ہے, مرزا اسماعیل صاحب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ مین اچیومنٹ ان کی یہ ہے کہ آلموسٹ ڈیفالٹ کے پاس تھے, انہوں نے اس کو اس سے بچایا ہے. لیکن آئی ایم ایف کے اوپر ہمارا سارا دار و مدار ہے, وہاں پہ ہمیں کلیئرٹی ابھی جس کی ضرورت ہے وہ نظر نہیں آ رہی. نہال ہاشمی صاحب, ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے کب تک یہ کلیئرٹی آ سکتی ہے؟ دین ڈان نیوز کی خبر کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹری جس میں گزشتہ مالی سال میں 26% اضافہ ہوا, دس از ڈان سیئنگ دیٹ, اس کی آج لوڈ شیڈنگ اور گیس کی کمی کے باعث 300 یونٹ بند ہو چکے ہیں, $1 ارب کے آرڈر کینسل ہو چکے ہیں. مرزا اسماعیل کہتے تھے کہ ہم لنگر خانے چلانے نہیں آئے, کارخانے چلانے آئے ہیں. بٹ یہ جو انفارچونیٹ سچویشن ہے اس میں تو ایگزسٹنگ کارخانے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو پھر پالیسی کیا ہے نہال ہاشمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, یہی پالیسی ہے. جیسے میں ایک وکیل ہوں, پریکٹسنگ وکیل ہوں, اور مجھے آج معیشت کے پرچے میں بیٹھا دیا گیا. میں آج پرچہ دے رہا ہوں معیشت کا. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہر کوئی آ کر کے اکانومی پہ بات کرتا رہا. بینکرز بھی آ کے اکانومی پہ بات کرتے رہے, ٹیلی ویژن اینکرز بھی آ کر کے اکانومی پہ بات کرتے رہے, جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اکانومی پہ, وکیل بھی اکانومی پہ. چلے پولیٹیکل ورکر کر لے تو چلتا ہے. ہر کوئی آ کے جب اکانومی پہ بات کرتا ہے, اور جتنا زیادہ اکانومی پہ اس ملک میں بات کی گئی اتنی زیادہ اس ملک کی اکانومی کی تباہی ہوئی ہے. اگر کوئی معیشت دان یا کوئی بزنس مین بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے. ہمارے یہاں ایوری سیکنڈ لوگ ڈاکٹرائن پیش کر دیتے ہیں اکانومی پہ آ کر کے, اپنے ڈاکٹرائن پیش کرتے ہیں جس کی قیمتیں ہم سب ادا کرتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. جو لوگ معیشت چلاتے ہیں, بینکرز نہیں چلاتے ہیں معیشت, بینکر صرف ایک کام کرنا جانتے ہیں کہ پروفٹ لینا جانتے ہیں, سود میں اضافہ کرنا, سود گھٹانا اور بڑھانا جانتے ہیں. بینکر صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کو ہم کتنا لیوریج دیں کہ ہمیں کتنا. آئی ایم ایف ایک بینکر ہے, آئی ایم ایف کوئی معیشت دان کا ادارہ نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ کو ریلیف اگر دے گا تو اپنے واپسی کے اماؤنٹ کے لیے دے گا. آئی ایم ایف ہمیں جب ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ماضی میں بھی کرتا رہے, بس ایک بار صرف ایسا ہوا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرے ملک میں کیا چیز ضرورت ہے کیا نہیں ہے, آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں. اور وہ میٹنگ چھوڑ کے آ گیا تھا, اور پھر آئی ایم ایف والے پیچھے ان کے ہوٹل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہم آئی ایم ایف پہ زیادہ تکیہ نہ کریں. آئی ایم ایف اپنا سود, اپنا منافع لینا چاہتا ہے, اسی لیے اپنے کیونکہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا اسحاق ڈار صاحب کا. کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو معیشت سنبھالنی چاہیے؟ پی ایم ایل این میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ نہیں, سارے لوگ سمجھتے ہیں.
नहीं, ख्वाजा आसिफ नहीं ये देखिए, समझते। मैं कोई एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ। खाकान अब्बासी देखिए साहब जी, ये मैं नहीं ये समझते। समझता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं समझते। सुन तो लेना आप मुझे, लेट मी फिनिश। किसी को समझने वाली बात नहीं है। इसहाक डार साहब के ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी वो आए हैं मईशत अच्छी हालात में नहीं रही है। उन्होंने आके मईशत को ना सिर्फ संभाला है बल्कि उसको सही ट्रैक पर लेके गए। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड 97 का भी है और 2013 का भी है। और सिर्फ यही नहीं किया उन्होंने चीजों की कीमतें कम की। जब इसहाक डार साहब आए थे तो पेट्रोल जो था 123 का था, वो 60 और 62 पे ले आए थे। जब इसहाक डार साहब आए थे तो डॉलर ऊपर था, वो नीचे लेके आ गए थे। तभी उनको लोग कहते हैं, इसहाक डॉलर ही कहते हैं उनको लोग। उसको इसलिए कहते हैं कि इसहाक डार साहब को वो मैकेनिज्म मालूम है। वो असल में मईशतदान है, बैंकर्स मईशतदान नहीं है। बैंकर सिर्फ सूद लेना और सूद देना जानते हैं। वो हमारी इकोनॉमी के बारे में जब बात करते हैं, ऐसे भी बैंकर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने बैंक बैठा दिए, डुबा दिए, खत्म कर दिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने की बात करते हैं। जनाब, आपसे आपकी बैंक तो चलती नहीं है, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी असल में सफरर कौन है? हम है। सफरर हम हैं। ठीक है, आम बड़े लोग जो सब ये है। बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दे आर नॉट सफरिंग। राइट और लेफ्ट वो कहीं ना कहीं से कमा लेते हैं। एंड ऑफ द डे बिल्कुल नीचे सही कह वालों रहे हैं को आप, देना पड़ता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। बड़ी अहम बात किया, वो हर हुकूमत में सफरर्स हम ही हैं। आई थिंक अमार मसूद साहब इससे एग्री करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट। एंड वेलकम बैक। अमार मसूद साहब, अब मैं आपको शेर सुना के क्या मैंने सूरज को चरा के दिखाना है, लेकिन वो कहते हैं, अब तो घबरा के ये कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। पहले हमें कहते थे कि PMLN आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, अब वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? आप बताएं अभी क्या हो रहा है ये? देखिए, ये हम सबको पता होना चाहिए, ये जो महंगाई में अब इजाफा हो रहा है, ये बुनियादी तौर पर इसकी जड़ वो मुआहदा है जो IMF से खान साहब ने किया, क्योंकि उनके पास कोई टीम नहीं थी और कोई उनके पास प्लान नहीं था। जल्दी जल्दी में जो मुआहदा किया उसके नताइज आज हम भुगत रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि किसी तरह वो मुआहदा कंटिन्यू हो सके। और अगर वो कंटिन्यू नहीं होता तो पाकिस्तान की सिचुएशन श्रीलंका की सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं होती। दूसरी बात जो अभी तक जिक्र हुआ, उसमें एक रोल ये कहना है कि बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए और लोग समझते भी हैं कि कोई भी हुकूमत 2 महीने में 2.5 महीने में मुल्क तबाह नहीं कर सकती और ना ही 2-2.5 महीने में कोई मुल्क ठीक हो सकता है। ये लगे हुए हैं अपनी कोशिश में कि सद तक कामयाब होते हैं, लेकिन इसको तस्लीम भी करना चाहिए कि आवाम पर महंगाई का प्रेशर बढ़ रहा है। थोड़ी अरसे तक तो ये बात चल सकती है IMF बयान के मुआहदे वाली, लेकिन ज़्यादा देर तक आप इसको नहीं कर सकते। तीसरा इस महफिल में गुफ्तगू हुई कि मीडिया ने PTI को बहुत नुकसान पहुंचाया और उन्होंने खबर सही रिपोर्ट नहीं की और लोगों को अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखाए। जितने ज़्यादा खान साहब ने अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखाए, 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देना और 200 लोगों की टीम और ये सारी कहानियाँ अब बार बार दोहराने का क्या फ़ायदा। वो बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए और एक दफ़ा वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। वो ख्वाब तो सही नहीं, अब फिर खान साहब एक दफ़ा ज़मीनी इंतखाबात में वो ख्वाब दिखा रहे हैं। जहाँ तक आखिरी सवाल की बात है, क्या इस मईशत, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया को हुक्म मिला था खान साहब के दौर में कि 6 महीने आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। इस हुकूमत को आए हुए 2.5 महीने, 2.25 महीने गुजरे हैं। इस पर क्रिटिसाइज़ करना इतनी जल्दी मुनासिब नहीं है। कम से कम 6 महीने आपको इसकी सूरत हाल देखनी चाहिए, डायरेक्शन देखनी चाहिए और एंगल देखना चाहिए जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। और लोग पाकिस्तान के ये जानते हैं कि 2-2.5 महीने में ना कोई मईशत तबाह हो सकती है, ना कोई मईशत ठीक हो सकती है। पर जनरली मीडिया का आपने, आई एम ग्लैड कि आपने ये जिक्र किया। मैं उस वक्त बात काटना नहीं चाहिए थी तो मैंने नहीं वो बात की थी और टॉपिक भी नहीं था, बट अब आपने जिक्र किया है तो मीडिया को रिपोर्ट करते देना चाहिए। वो भी गलत था जब वो तब कहा गया, अभी भी जो क्रिटिसिज्म है वो ले लेना चाहिए गवर्नमेंट्स को, उसी से बेहतरी नहीं होती। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि ज़रूर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, हुकूमत की परफॉर्मेंस को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन ये जो नून लीग का, ज़रा अब इस सूरत हाल, इस सवाल का जवाब समझें। 2013 में जब ये नून लीग हुकूमत में आई, उस वक्त क्या हो रहा था?
सारे मुल्क में लोड शेडिंग थी, 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी और दहशतगर्दी के वाक़यात थे। अगर आप उसके 2 महीने के बाद प्रोग्राम करती और कहती कि ना लोड शेडिंग खत्म हुई है ना दहशतगर्दी के प्रोग्राम, ये तो नाकाम हो गए, यही प्रोग्राम होता ना। लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा कि उन्होंने लोड शेडिंग, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था, वो खत्म की, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा खत्म हो गए। तो लेट्स गिव देम सम टाइम। उसमें एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने इकोनॉमीज को चलाया हुआ है। इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल में लोग बहुत ज्यादा तकाबुल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बातें हैं, दोनों अच्छे लोग हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके स्टैचर में फर्क है। मिफ्ता का सबसे बड़ा कारनामा है कि वो उन्होंने जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ उसकी कंटिन्यूएशन के लिए बड़ी तगोदो की और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं। अक्टूबर तक हमें उसके नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन इसहाक डार साहब का स्टैचर ये कहता है कि अगर वो वज़ीर ख़जाना होते तो वो उसी मुआहिदे की कंटिन्यूएशन पे बात ना करते। वो उनके वो ताल्लुकात हैं, और आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, इसहाक डार से डायरेक्टली या सीक्रेटली मशवरा करके इकॉनमी चलाई जाती है। तो वो इस मुआहिदे को रीनिगोशिएट कर सकते थे। उनके IMF में भी ताल्लुकात हैं, वर्ल्ड बैंक में भी ताल्लुकात हैं, उनके नाम की क्रेडिबिलिटी मिफ्ता के नाम की निस्बत ज्यादा है। Right. वो सिचुएशन बेहतर कर सकते ठीक है, थे। दिस That's what I think. इज योर ओपिनियन। आई विल कम टू यू हसन खावर साहब, फिर उसके बाद हम पंजाब की तरफ चलते हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया की बात आपने की थी, सो आई वांट योर कमेंट कि मीडिया के हवाले से जो शिकायत भी होती है, अब ठीक है आप लोगों की शिकायत होगी, लेकिन सब कुछ ठीक तो नहीं था आपकी गवर्नमेंट में। दूध की नहरें तो नहीं उस वक्त बह रही थी, ना अभी बह रही हैं, ना उससे पहले बह रही थी। सो फिर जब क्रिटिसिज्म आता है तो क्यों परेशान होती है जो भी कोई हुकूमत में हो? देखिए बात ये, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड उस वक्त था वही स्टैंडर्ड आप करें। मैंने तो खुद बड़े प्रोग्राम में बैठा हूँ, जब 2, 3, 4 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो प्रोग्राम होते थे। लेकिन खैर ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक स्मॉलर इशू है। देखिए 2-3 बातें मैं ज़रा इस पर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमार साहब ने भी की, निहाल साहब ने भी की, और आपने भी कहा कि जी मिफ्ता साहब ने ये कहा कि हमने डिफ़ॉल्ट अवॉइड किया और IMF से नेगोशिएट किया। देखिए मैं आपको बताऊँ, IMF के 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। IMF किसी भी मेंबर को मदद करने से इनकार नहीं कर सकता, ये IMF का मिशन है। मसला तो सिर्फ कंडीशंस का होता है। जब आप उनसे नेगोशिएट करने जाते हैं वो क्या कंडीशंस रखते हैं। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, आपके ख्याल में IMF ने कहा कि हमने आपको हेल्प नहीं करनी? IMF कह ही नहीं सकता, उनका मैंडेट ही नहीं है। लेकिन वो उस डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करने के लिए जो कंडीशंस देते हैं वो कई दफ़ा मुल्कों को काबिल कबूल नहीं होती, और यही तो टसल है। वरना नेगोशिएट करना, अगर उनकी तमाम बातें मान लेनी है तो ये तो कोई भी कर लेगा, कोई मसला नहीं उसके अंदर, और अभी तक वायदे पे हुआ भी नहीं। दूसरी बात ये है, अब मैं जरा निहाल साहब थोड़ा सा, वैसे तो हमसे बड़े हैं और समझदार हैं, IMF प्रॉफिट मेकिंग इदारा नहीं है, ये तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। दुनिया के मुल्कों ने बनाया, उसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल होती है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन ये कोई आम बैंक नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि IMF पे नहीं रिलाय करना चाहिए तो आप लोगों की गवर्नमेंट तो कर रही है रिलाय। ये भी कहना ठीक नहीं कि जी खान साहब ने ये मुआहिदा उनसे किया था। IMF के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलते। 22 प्रोग्राम IMF के आए हैं। आप किसी भी प्रोग्राम का रिकॉर्ड उठा के देख लें, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स IMF की वेबसाइट पर पड़े हैं। हर दफ़ा जब वो आते हैं कंडीशन सेट करते हैं। हर साल पाकिस्तान ने कुछ कंडीशंस मीट की, कुछ नहीं की, फिर आप उनसे वेवर्स लेते हैं, एग्जाम्पशंस लेते हैं, और ये बात गिव एंड टेक करके आगे चलती है। इसी तरह चला। अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो फिर तो इनको आना ही नहीं चाहिए इनकी गवर्नमेंट को। फिर ये कहते हैं कि जी मतलब कि हमारा नेगोशिएटेड मुआहिदा इंप्लीमेंट करवाने आए हैं, तो ये तो IMF के लिए फिर आए कि जी इमरान खान साहब ने जो मुआहिदा किया था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो हम आगे इम्प्लीमेंट करा लें। दिस डजंट मेक सेंस। 2 महीने में मुल्क की इकॉनमी नहीं ठीक हो सकती, लेकिन 2 महीने में डायरेक्शन जरूर नजर आ जाती है। और अगर आपकी इन्फ्लेशन 12 से 21% पे आ जाए और पिछले 3 साल से ज्यादा आप बदतरी 2 महीने में पैदा कर दें, तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि लोगों को नजर भी आएगा, और रिकवरी की कोई राह इस वक्त नजर नहीं आ रही। कोई सेक्टर, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे सांस लेने की जगह छोड़ी गई हो। और ये जब ये सिंक इन करेगा, जब ये खुदा ना खास्ता इससे लोग नौकरियों से निकलेंगे, तो ये तब हिट होगा। पाकिस्तान बहुत बहुत खतरनाक स्टेज के ऊपर जा रहा है। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से होके आते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट पंजाब। पंजाब में इलेक्शन तो है, तो बाय इलेक्शन, लेकिन उसमें लोगों की दिलचस्पी और उसका जो नतीजा निकलेगा उसका असर यकीनन दूरस है, इसलिए इसको हैसियत जनरल इलेक्शन की ही मिली हुई है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक।
बैक। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का मार्का 17 जुलाई को होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ रोजाना की बुनियाद पर इस बयानिए को तक़वियत दे रही है कि ज़िमनी इंतखाब में धांधली की जा रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से वोटर लिस्टों समेत इदारों की जानिबदारी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पहले भी इलेक्शन कमीशन को बोलते रहे, लेकिन अभी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। लेट्स वॉच दैट। इलेक्शन कमिश्नर, सुन लो मेरी बात, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उधर पाकिस्तान के गद्दारों में अगर तुमने ये इलेक्शन के अंदर जिस तरह अभी तक धांधली हो रही है, जो सिंध के इलेक्शन में, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जिस सतह की धांधली हुई, 15% लोगों ने इलेक्शन में खड़े ही नहीं हुए पुलिस के डर से, FIR के डर से। इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारे ज़मीर से कोई आवाज नहीं आ रही? तुमने अल्लाह को जवाब देना है, ये चोरों को जवाब नहीं देना। निहाल हाशमी साहब, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं सिंध के, सो क्या हुआ है सिंध के इलेक्शन में, जरा आप भी बताएं। JUIF ने इतराज किया, दीगर MQM ने इतराज किया। जी देखिए, ये बात ठीक है फरिया के इलेक्शन में हर वो चीज जिस तरह से इलेक्शन होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं हुए, उस तरह से कवानीन नहीं बनाए, लोकल बॉडीज को जिस तरह से इम्पावर्ड करना चाहिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आप जो लोकल बॉडीज है उसको इम्पावर्ड करें। पूरी दुनिया में वही मुल्क, वही शहर, वही रियासतों ने तरक्की की है जहाँ पे लोकल बॉडीज स्ट्रांग है। हमारी यहाँ बदकिस्मती से ये है, जो वजीर आला ब्लैकमेल होते हैं MPS के हाथ। MPS कहते हैं जी अगर काउंसलर और चेयरमैन ही सड़कें बनाए और पानी के कनेक्शन दे तो हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चाहते हैं कि पावर जो है वो उस तरह से ना ट्रांसफर किया जाए चेयरमैन को या UC को, जबकि आप दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ पे इतने इम्पावर्ड, हमारे पड़ोस में चले जाएं, दिल्ली में जाकर के देख लें कि हाउ इम्पावर्ड दिस केजरीवाल, और उसने पलट के रख दिया। जब तक पाकिस्तान में लोकल बॉडीज को आप एम्पावर्ड नहीं करेंगे, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री, पहली दफा मैं आपसे एग्री कर रही हूँ निहाल हाशमी साहब। कराची तबाह हो गया, लोकल बॉडीज को इम्पावर्ड नहीं किया गया, कराची तबाह हो गया। पिछले से पिछले मेयर चीखते रहे, उनकी भी गलती थी। डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं बचा, सब अपने कारकुन लाके मोहरे बैठाल देते। मगर इमरान खान साहब को ये बात जेब नहीं देता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने अदवार में कहीं भी लोकल बॉडीज नहीं कर होने दिया। और पंजाब में जो इफेक्टिव, जैसी भी लोकल बॉडीज थी, इफेक्टिव थी, सेमी इफेक्टिव थी, जो भी थी, वो काम कर रही थी। इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया कि कोई और जो उनके हुक्म ना माने वो लोकल बॉडीज को इख्तियार रखे। उन्होंने पूरे लोकल बॉडीज को एबॉलिश कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन पे भी उन्होंने खाते में नहीं लाया। और जब से इमरान खान साहब आए, पंजाब की लोकल बॉडीज खत्म हो गई, बर्बाद कर दी गई। तो ऐसे शख्स को इस पे बात करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है। इसी तरह से जैसे वो सूबाई इलेक्शन में तो लड़ना चाहते हैं, मगर हाशमी साहब, फिर तो मैं और आप ही रह जाएंगे बात करने के लिए। अपनी अपनी हुकूमतों में आके कोई भी लोकल बॉडी को एम्पावर नहीं होने देता, सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन लेती है। हमारी हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, आप जब तक लोकल बॉडीज को इम्पावर्ड नहीं करेंगे, चेयरमैन को इम्पावर्ड नहीं करेंगे, और इलेक्शन कमीशन को भी, सर इलेक्शन कमीशन को भी इम्पावर करें। इलेक्शन कमीशन तो होना ही चाहिए था कि अब हमारी जाती भी कुछ कमजोरियां हैं। हमें किसी ने नहीं कहा कि हम अपनी कमजोरियों के साथ किसी इदारे में बैठे। आप देख लेना, चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल, उनको नहीं चाहिए था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतने आला ओहदे पे गए, उनको खुद रिजाइन नहीं करना चाहिए था। मैं जरूरी है कि आपको गिरेबान से पकड़ के बाहर निकाला जाए। आदमी के अपने अंदर भी कोई जमीर होता है, कोई अखलाकियात होता है। अल्लाह को तो जवाब देना है, मगर अपने आप को भी तो जवाब आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन को भी रिजाइन कर देना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन, मैंने जो देखा है, जितना मैं जानता हूं कि इन्होंने डस्का वाला इलेक्शन में जो स्टैंड लिया, उसके वजह से एक्सपोज हुए हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो पुलिस का महकमा है, जो तालीम का महकमा है, जो सेहत का महकमा है, जो कमिश्नर्स हैं, जो DC है, जो STM है, वो एक्सपोज हुए। ठीक है, तो आई कम टू यू अमान मसूद साहब। इलेक्शन में धांधली का हमेशा इल्जाम लगता है, अनफॉर्चुनेट हकीकत है पाकिस्तान की। अभी भी हमने ये देखा, कुछ अर्से पहले तक PDM बार बार बताती रही कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं। उससे पहले हमने देखा कि खान साहब पूरा धरना लेकर आए थे। पिछली खान साहब की हुकूमत में मौलाना फजल रहमान धरना लेकर आए थे। अब फिर इलेक्शन हुए नहीं हैं और धांधली के खदशात पहले ही हैं। हल क्या है इसका?
अच्छा, 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। खान साहब ने जो 35 पंक्चर वाली कैंपेन की थी, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन थी और बड़े लोग उससे मुतासिर हुए थे और बहुत से लोग समझते थे वाकई 35 पंक्चर नजम सेठी ने लगाए हैं। वो बात उस वक्त तक गलत साबित नहीं हुई जब तक खान साहब ने खुद हामिद मीर के इंटरव्यू में खुद उस बात को तस्लीम नहीं किया और बाद में हमें पता चला ब्रिगेडियर साइमन ने एक महफिल में बात की थी, तो 35 पंक्चर का कोई ऐसा चक्कर नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन, इसमें सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक नया सिस्टम जिसे RTS हम कहते थे उसे मुतारिफ़ कराया गया, वो बैठ गया, फिर उसके बाद फॉर्म 45 जो कि लाजमी है इलेक्शन के लिए वो नहीं मिला, रिज़ल्ट 4-4 दिन लेट हुए। तो ये सारी चीज़ें उस बात को जो है वो उसके बारे में शक डालती हैं कि उसमें एक बड़े पैमाने पे मुनज़्ज़म तरीके से दान ली हुई है। जो खान साहब ने अभी गुफ्तगू की और जो आपने क्लिप सुनवाया, ये आपने पूरा नहीं सुनाया। इसमें खान साहब ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, इसी तकरीब में और इसी तकरीर में उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को हमज़ा कुकड़ी कहकर भी पुकारा और इसके साथ साथ लोगों को ये भी कहा कि अगर आप मुनहरिफ अरकान को वोट देंगे तो आप शिर्क करेंगे। तो शिर्क जो है वो बुनियादी तौर पर तो अल्लाह की ज़ात से अगर कोई इनकार करता है तो उसका होता है। खान साहब की ज़ात तो उसमें नहीं आती, लेकिन खान साहब गद्दारी के फतवे और ये सारा कुछ लगाते रहते हैं। और ये जो अखलाकी बहस है ना कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई शुबे की बात हो रही है उसे अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये रोज़ की रस्म है ना, कल को कोई आपके ऊपर कह दे, मेरे ऊपर कह दे कि हम लिफाफा लेके ये काम करते हैं, उसने तो कह दिया, तो क्या हम अखलाकी तौर पे इस बात पे अपने काम छोड़ दें? नहीं हो सकता ना। इस माशरे में ये रवाज बन गया है, ये आदत बन गई है लोगों को। और ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों पर माजी में गद्दारी के फतवे लगे, जब वो मुल्क के दिफा का बात हुई, किसी बयानिए की हवाले से, मुल्क के सलामती के हवाले से बात हुई, तो वो सारे लोग मुल्क को डिफेंड करने के लिए सबसे आगे आए। तो ये सूरत हाल है। और फिर अब देखिए फरिया, आप खातून हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हैं, जिस तरह की ज़ुबान खान साहब जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज अब अगर कोई PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, एक नरेटिव बिल्ड हो जाएगा कि ये लोग अखलाकियात से गिरी हुई बात कर रहे हैं, ये लोग गालम गलोच पर उतर आए हैं, ये तो वो बहुत तकलीफ दे बात होगी। फिर वो उनका सोशल मीडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस बात को ज़्यादा चढ़ा लेंगे। आखिरी बात मैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से करना चाहता हूँ। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं। उसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि वो 20 अरकान जो PTI में शामिल हो गए थे, उनके लिए नून लीग ने कैंपेन करनी है एक मुआहदे के तहत। हर इलाके में एक नून लीग का कैंडिडेट वर्कर होगा जिसने बरसों मेहनत की होगी। अब उसको या तो बिठाना है या उसे कन्विंस करना है कि ये जो आदमी PTI में चला गया था इसके हक में। ये आपने बड़ी अहम बात की है अमार साहब, और ये कहीं इसमें अगर मुझे ये भी बता दें, क्योंकि आई नो आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है मरीम नवाज की पॉलिटिक्स के हवाले से, उस पर आप बड़ा रिपोर्ट करते हैं, वो कंफर्टेबल है मरीम नवाज इस कैंपेन में, क्योंकि वो बड़ा ओपन स्टांस ले चुकी हैं इस हवाले से? इज शी ओके? और ये बड़ी मुश्किल कैंपेन है। नहीं, वो कैंपेन तो मुश्किल है और मेरे ख्याल में इसी वजह से ये होली सोली टास्क जो है मरीम नवाज को दिया गया है। आपने बाकी लीडरान नहीं देखे जलसों में, और वो ये उनका भी टेस्ट है मरीम नवाज का कि क्या वो पुल आउट कर सकती हैं यहाँ पे। और रिपोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं। सर्विस कोई कह रहा है 13 सीटें नून लीग जीतेगी, राना सनाउल्लाह 16 सीटें कह रहे हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है, हो सकता है ये सारे एस्टीमेट गलत हों, हो सकता है